हाँ जी, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 लेवरेजेस के आईसीआई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन से मूव करने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स इसके रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय लेवरेजेस, इसका मतलब क्या होता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो लेवरेजेस का मतलब होता है रिस्क। लेवरेजेस इज़ नथिंग बट रिस्क, एक इसके सिंपल डेफिनेशन है। इसके बाद हमारे 3 तरह के लेवरेजेस होते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग लेवरेज, वन बाय वन हम तीनों को देखेंगे। सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज बेसिकली वो लेवरेज है, जैसे कि नेम से डिफाइन करता है, जो फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट की वजह से अराइज होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट, ब्रेक डाउन करते हैं। फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट ऐसी ऑपरेशनल कॉस्ट जो कि फिक्स्ड रहती है। ऑपरेशनल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो कि बिज़नेस को चलाने के लिए ज़रूरी होती है, जैसे कि सैलरी हो सकती है, ये इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, ये रेंट हो सकता है। कोई भी इस तरह का कॉस्ट जो फिक्स्ड नेचर का है और बिज़नेस को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, उसको हम फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट बोलते हैं। इसकी वजह से जो रिस्क, जो लेवरेज अराइज होता है, उसको हम ऑपरेटिंग लेवरेज बोलते हैं। सेकंड बात करते हैं फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में। फाइनेंशियल लेवरेज बेसिकली अराइज होता है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से। किसकी वजह से? फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से। ये क्या हो सकता है? इंटरेस्ट हो सकता है ऑन लोन या फिर डेट। इसके बाद थर्ड और लास्ट जो लेवरेज आता है हमारा, वो आता है कंबाइंड लेवरेज, जो कि अराइज होता है फिक्स्ड एंड ऑपरेशनल, फिक्स्ड फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल दोनों कॉस्ट की वजह से। फिक्स्ड फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल दोनों कॉस्ट की वजह से। ये इज़ नथिंग बट ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज का मल्टीप्लिकेशन है। लेवरेज के चैप्टर में क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, इनकम स्टेटमेंट। आप अपने माइंड में इनकम स्टेटमेंट अज्यूम करिए। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, ईबीआईटी आएगा, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं। इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ईबीटी आएगा। टैक्स माइनस करेंगे, पैट आएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आएगा। नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, ईपीएस आएगा। सबसे बेस्ट तरीका है, आप अपने माइंड में इनकम स्टेटमेंट को अज्यूम करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर्मूले पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। सेकंड जो तरीके का फॉर्मूला है इसका, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। बीच में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस वीडियो के एंड तक मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड तीनों लेवरेजेस के फॉर्मूला बाय हार्ट लर्न कर सकते हो, कभी नहीं भूलेंगे। वापस आते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज पर। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। सेकंड फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है अगर 1% चेंज होगा सेल्स में तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा ईबीआईटी पे। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग लेवरेज 1.85 टाइम्स है, इसका मतलब अगर सेल्स 1% से इंक्रीज होगी तो जो ईबीआईटी है वो 1.85% से इंक्रीज होगा। सेकंड पॉइंट ऑपरेटिंग लेवरेज में एक बार देख लेते हैं एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। फिक्स्ड कॉस्ट का क्या रूल रहता है? बेसिकली जो फिक्स्ड कॉस्ट है अगर वो ज़्यादा है तो हमारा जो लेवरेज है ऑपरेटिंग लेवरेज वो भी ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों? वापस इनकम स्टेटमेंट पर आते हैं। EBIT is nothing but operating profit or income which arrives after fixed cost. क्या इससे अगर फिक्स्ड कॉस्ट ही ज़्यादा है तो कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होने के लिए सेल्स ज़्यादा होने की ज़रूरत है। इसका मतलब लेवरेज ज़्यादा है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है तो सेल ज़्यादा होनी पड़ेगी, अगर फिक्स्ड कॉस्ट ही कम है तो सेल्स कम से भी काम चल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है ऑपरेटिंग लेवरेज भी ज़्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। दैट इज़ वाई जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो हाई लेवल ऑफ सेल्स पर अचीव किया जा सकता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पे कोई लॉस, कोई गेन नहीं होता। इसको निकालने का तरीका क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन
पर यूनिट। अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करूँगा तो मुझे वो यूनिट्स मिल जाएंगे सेल्स के जिन यूनिट्स पर हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़ीरो फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट हमारा अचीव हो जाएगा। अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट को पीवी रेशो से डिवाइड करता हूँ तो वो अमाउंट ऑफ सेल्स मिलेगी जिस पर जो कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी और ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाएगा। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करूँगा तो वो यूनिट मिलेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, वो यूनिट मिलेंगे, अमाउंट नहीं मिलेगा, यूनिट मिलेंगे जिस यूनिट को सेल करने से हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो गया, नो लॉस नो गेन। अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट को पीवी रेशो से डिवाइड करता हूँ तो वो अमाउंट मिलेगी, अब यूनिट नहीं मिलेंगे, वो अमाउंट ऑफ सेल्स मिलेगी जिस अमाउंट ऑफ सेल्स पे फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कंट्रीब्यूशन की इक्वल हो जाएगी और ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाएगा। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय पीवी रेशो? पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है, पीवी रेशो का बेसिकली फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं इस पॉइंट को। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, दो प्रोडक्ट हैं, एक के 40 दूसरे का 20, वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा इस तरह से। टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर 1000 यूनिट्स हमने निकाल लिया, फिक्स्ड कॉस्ट दोनों में गिवन थी तो EBIT आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, फॉर्मूला हम जानते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वी हैव फिक्स्ड कॉस्ट 15,000 एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20, तो डिवाइड करा 750 यूनिट्स। इसी तरीके से यहाँ पे 625 यूनिट्स। तो ये वो यूनिट्स हैं जिसको अगर मैं सेल करूँगा तो ब्रेक इवन पॉइंट मेरा अचीव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा एनालिसिस ध्यान रखेंगे हम। फर्म जिसका हाई लेवरेज है उसका ब्रेक इवन पॉइंट भी ज़्यादा होगा, फर्म जिसका लो लेवरेज है उसका ब्रेक इवन पॉइंट भी कम होगा। इसको ऑपोजिट तरीके से अगर मैं बोलूँ तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है तो लेवरेज ज़्यादा होगा। क्यों? बिकॉज उस केस में ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ जाएगा, मुझे ज़्यादा सेल करनी पड़ेगी सो दैट ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो सके। फर्म जिसका फिक्स्ड कॉस्ट कम है उसका ऑपरेटिंग लेवरेज भी कम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को थोड़ा सा और रीड करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट का क्या इफेक्ट आता है? पहली सिचुएशन देखते हैं जहाँ पर कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। दो केसेस हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। यहाँ पे 20,000 यूनिट्स है, यहाँ पे 30,000 यूनिट सेल हुई है, यहाँ पे 2 लाख रुपए की सेल हुई है, यहाँ पे 3 लाख की हुई है। तो जो इंक्रीज है दैट इज़ 1.5 टाइम्स। मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी दोनों में से, 5 रुपीज़ पर यूनिट, तो EBIT आया दैट इज़ 1 लाख एंड 1.5 लाख विच इज़ ऑल्सो 1.5 टाइम्स। ठीक है, हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज आ गया 1 टाइम। इससे क्या पता लगता है कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, जितने प्रोपोर्शन से सेल्स इंक्रीज होगी उतने ही प्रोपोर्शन से EBIT भी इंक्रीज होगा और ऑपरेटिंग लेवरेज 1 आएगा। ठीक है, सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस, सेल्स 2 लाख, यहाँ पे 3 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन यहाँ तक सेम चल रहा है, बट फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे रोल में आ जाती है और इसी तरीके से EBIT आता है। तो अगर सेल्स मेरी जैसे यहाँ पर भी 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, बट अगर आप EBIT देखेंगे तो वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज भी मेरा 2 टाइम्स हो गया। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है, अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो ऑपरेटिंग लेवरेज 1 आएगा, जितने प्रोपोर्शन से सेल इंक्रीज होगी उतने ही प्रोपोर्शन से EBIT इंक्रीज होगा। बट अगर फिक्स्ड कॉस्ट है तो कहानी कुछ और होगी। आगे बढ़ते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली क्या होता है? ये इंडिकेट करता है लोअर बिजनेस रिस्क एंड हाई प्रॉफिट। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड ऑपरेटिंग लेवरेज। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है ऑपरेटिंग लेवरेज कम रहेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा रहेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? बहुत सिंपल है, अभी हमने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला पढ़ा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT।
अगर मैं इसी को 1 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये बन जाएगा EBIT डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, और यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है। 1 डिवाइड बाय ऑपरेटिंग लेवरेज दैट इज EBIT डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। जिस तरह मैंने बताया आपको कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ऑपरेटिंग लेवरेज में इन्वर्स रिलेशन होता है, तो इसको समझाने के लिए एग्जांपल भी ड्राफ्ट करा गया है। यूनिट्स 1000, 2000, सेल्स 50,000, 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 30,000, 60,000, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 20,000, 40,000। यहाँ तक सब ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस कर दी हमने, EBIT आ गया। अगर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लूँ, फॉर्मूला क्या होता है, EBIT डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। तो मैं उसको करता हूँ 0.75 आएगा, 0.875 आएगा इधर। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT 1.3, 1.143। तो अगर आप देखेंगे इधर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीज हो रही है तो ऑपरेटिंग लेवरेज डिक्रीज हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज हमने स्टडी कर लिया, फाइनेंशियल लेवरेज की बात करते हैं। तो बेसिकली फाइनेंशियल लेवरेज में क्या होता है, फॉर्मूला क्या है इसका, EBIT डिवाइड बाय EBT, सेकंड परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। ये क्या इंडिकेट करता है, जिस तरह से ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, मतलब सेल अगर 1% से इंक्रीज होगी तो EBIT में कितना चेंज आएगा। इसी तरीके से ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर EBIT 1% से चेंज होगा तो EPS में कितना चेंज, इसका अगर EBIT 1% से इंक्रीज होता है तो EPS कितने परसेंट से इंक्रीज होगा। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट बेसिकली फाइनेंशियल लेवरेज में इम्पॉर्टेंट रहता है। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, अगर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट ज़्यादा है फाइनेंशियल लेवरेज ज़्यादा होगा, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट कम है फाइनेंशियल लेवरेज कम रहेगा। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट किस तरह से निकलेगा, बेसिकली इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। आगे बढ़ते हैं, कुछ अदर पॉइंट्स हैं इन पर भी एक बार ध्यान दे लेते हैं। एनालिसिस, अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो कोई फाइनेंशियल लेवरेज नहीं होगा। हाई फिक्स्ड कॉस्ट है, हाई फाइनेंशियल लेवरेज। जब EBIT फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा है तो कहने से फाइनेंशियल लेवरेज पॉजिटिव होगा। EBIT फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से कम है तो फाइनेंशियल लेवरेज नेगेटिव होगा। हाँ जी, अब फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में, जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज है, इसके बारे में बोला जाता है कि एक डबल एज सोर्ड है। ऐसा क्यों बोला जाता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, KD मतलब कॉस्ट ऑफ डेट। अगर ROI 25% है, KD 15% है, तो कहना है ये फेवरेबल सिचुएशन है, एक एडवांटेजियस सिचुएशन है। 10% का हमारे पास सरप्लस रह जाता है, तो 10% का सरप्लस रहेगा विच विल डायरेक्टली गो टू द शेयर होल्डर्स, तो कहने से EPS इंक्रीज होगा, पहला बेनिफिट। एंड सेकंड बेनिफिट इंटरेस्ट का, जो इंटरेस्ट है उस पर हम टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। तो दो बेनिफिट हमें यहाँ से मिले, तो टैक्स ऑन इंटरेस्ट और दूसरा EPS इंक्रीज, तो इसलिए इसको डबल एज सोर्ड बोला जाता है। इसी तरीके से इसकी ऑपोजिट सिचुएशन बन जाती है कि अगर ROI 10% है, KD 15% है, तो कहने से EPS भी कम होगा और जो इंटरेस्ट है उसका भी हमें बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलेगा। बात करते हैं कंबाइंड लेवरेज की। कंबाइंड लेवरेज बेसिकली क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट जो ऑपरेटिंग लेवरेज है और जो फाइनेंशियल लेवरेज है उसका मल्टीप्लिकेशन है। ये एक्चुअली हमें बताता है कि टोटल रिस्क कितना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। इसको निकालने के भी दो तरीके हैं। मेथड 1, जो ऑपरेटिंग लेवरेज निकाला और फाइनेंशियल लेवरेज निकाला, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ऑपरेटिंग लेवरेज दैट इज कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, फाइनेंशियल लेवरेज दैट इज EBIT बाय EBT, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो EBIT से EBIT कट जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन बाय EBIT बच जाएगा। दूसरा मेथड जो हमने परसेंटेज फॉर्म में समझा था, ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, फाइनेंशियल लेवरेज मतलब परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो EBIT से EBIT क्रॉस हो जाएगा और परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स बचेगा। इसमें भी कुछ एनालिसिस देख लेते हैं एक बार कि अगर ऑपरेटिंग लेवरेज कम है, फाइनेंशियल लेवरेज कम है, तो कहना इससे कम हमारा जो कंबाइंड लेवरेज है वो भी कम ही आएगा। ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा है, फाइनेंशियल लेवरेज भी ज़्यादा है, तो कहना इससे कंबाइंड लेवरेज ज़्यादा आएगा। बहुत रिस्की कॉम्बिनेशन है। ऑपरेटिंग लेवरेज तो ज़्यादा है बट फाइनेंशियल लेवरेज कम है, तो जो रिस्क है वो मॉडरेट रहेगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, बट नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। ऑपरेटिंग लेवरेज कम है बट फाइनेंशियल लेवरेज बहुत ज़्यादा है,
तो यहाँ पे भी रिस्क हमारा मॉडरेट रहेगा, बट एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बोली जाती है। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो है फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा है, इसको हम ओवरऑल बिजनेस रिस्क को रिड्यूस करके मैनेज कर सकते हैं। अब जल्दी से हम क्वेश्चंस के डिस्कस कर लेते हैं एक बार। पहली इलस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। एक कंपनी है, प्रोड्यूस करती है, सेल करती है 10,000 शर्ट्स। सेलिंग प्राइस 500 रुपीज़ है, वेरिएबल कॉस्ट 200 रुपीज़ है, फिक्स्ड कॉस्ट 25 लाख रुपीज़ है। यहाँ पर हमसे बोला गया है ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो। जब भी आपसे बोला जाए कोई लेवरेज निकालने के लिए, आप हमेशा अपने माइंड में उसका फॉर्मूला रिकॉल करेंगे। फॉर्मूला इसका होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। तो मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए और मुझे EBIT चाहिए। ना हाउ विल आई कंप्यूट कंट्रीब्यूशन, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था, आप हमेशा इनकम स्टेटमेंट अज्यूम करके चलेंगे। तो अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बनाता हूँ, मेरे पास 10,000 शर्ट्स हैं जिसकी जो सेलिंग प्राइस है 500 है, तो कहना इससे 50 लाख रुपीज़ बन जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट 200 है, तो कहना इससे वेरिएबल कॉस्ट 20 लाख बन जाएगा, कंट्रीब्यूशन 30 लाख रुपीज़ बन जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट 25 लाख है, मैं माइनस कर देता हूँ तो EBIT आ जाएगी। फॉर्मूला था हमारा कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। नाउ वी हैव कंट्रीब्यूशन, वी हैव EBIT, तो इससे हम ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है कि अगर सेल्स 10% से इंक्रीज हो रही है तो EBIT पर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, आपने वो बताना है। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला, सेल्स 10% से इंक्रीज हो रही है, तो अगर मैं सेल्स को 10% से इंक्रीज करता हूँ तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारे जो यूनिट्स हैं वो है 10,000। जो यूनिट्स हैं हमारे सेलिंग यूनिट से 10,000 है, अगर मैं इसको 10% से इंक्रीज करता हूँ तो कहने से ये बन जाएंगे 11,000 यूनिट्स। अकॉर्डिंगली जो सेल्स है 11,000 की मल्टीप्लाई अगर मैं 500 से करता हूँ तो अकॉर्डिंगली जो सेल्स है हमारी वो बन जाएगी 55 लैक्स। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बन जाएगा 22 लैक्स। तो कहना इससे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 33 लैक्स का। फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन सेम 25 लैक्स। तो कहना इसे मेरा जो EBIT है वो बन जाएगा 8 लाख रुपीज़। अभी जो करंट EBIT है वो 5 लाख है, 8 लाख हो जाएगा। तो ये कितने का इंक्रीज हुआ, जो करंट EBIT है वो 5 लैक्स है, जो रिवाइज EBIT है वो 8 लाख हो जाएगा। तो ये जो इंक्रीज हुआ है बेसिकली 3 लाख रुपए का हुआ है। परसेंटेज में अगर हम निकालें तो ये बैठता है कुछ 60%। कैसे निकाला मैंने, 3 लाख डिवाइड बाय 5 लैक्स इंटू 100। एक तरीका इसको सॉल्व करने का ये हो सकता है, जो एक लेंदी मेथड है। दूसरा मेथड इसका क्या हो सकता है, जो मैंने आपको क्लास के नोट्स में भी बताया था कि हमारे जो फॉर्मूलाज हैं उसमें एक फॉर्मूला जो है वो एनालिसिस वाला है। इस फॉर्मूले की मदद से एक बार हम कंप्यूट करके देखते हैं, दोबारा से देखते हैं। अगर सेल्स 10% से इंक्रीज होती है तो EBIT पर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सो वी हैव EBIT जो हमने कंप्यूट करा था, दैट इज 6 टाइम्स। वी हैव परसेंटेज चेंज इन सेल्स, दैट इज 10%। हमसे ये पूछा गया है, तो अगर मैं इसको निकालूं तो ये आएगा 60%। और फर्स्ट मेथड से जब हमने करा था तो उसमें भी हमारा आया था 60%। ठीक है, तो पहली इलस्ट्रेशन इजी थी। सेकेंड इलस्ट्रेशन पे मूव करते हैं। सेकेंड इलस्ट्रेशन, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर ईच ऑफ द 4 फर्म्स A, B, C and D फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस एंड कॉस्ट डेटा। एक बार देख लेते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज हमसे बोला गया है, फॉर्मूला क्या होता है ऑपरेटिंग लेवरेज का, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। सो वी नीड
कंट्रीब्यूशन, वी नीड EBIT। ठीक है, सेलिंग प्राइस गिवन है, मैं वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। तो कहने से अगर मैं सेलिंग में से वेरिएबल को माइनस कर देता हूँ तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, उसमें से फिक्स्ड को माइनस कर देता हूँ तो EBIT आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार। यूनिट्स हमें गिवन है, यूनिट्स गिवन है 5000। ठीक है, तो 5000 की मल्टीप्लाई मैंने 20 से करी 1 लाख, इसी तरीके से 1,60,000, 2,50,000, 3,50,000। वेरिएबल कॉस्ट आ गई, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करी तो EBIT आ गया। इन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं निकाला, एक बार हम कंट्रीब्यूशन भी लिख लेते हैं, कितना बनता है। इधर बनेगा 70,000, इधर बनेगा 80,000, इधर बनेगा 1,50,000 और इधर बनेगा 1 लाख। उसमें से 70 में से अगर मैं 60 माइनस करता हूँ तो 10,000 बन गया मेरा EBIT। मुझसे पूछा गया था ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने को, एक बार मैं एक का निकाल के दिखा देता हूँ। ऑपरेटिंग लेवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, सो वी हैव कंट्रीब्यूशन दैट इज 70,000 इन केस ऑफ फर्म A, we have EBIT that is 10,000 in case of firm A। तो ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाएगा हमारा 7 टाइम्स। इसी तरीके से फर्म B का भी निकल जाएगा, C का भी एंड D का भी। तो इस तरह से इलस्ट्रेशन 2 भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। चलते हैं इलस्ट्रेशन 3 पर। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 3 को चलते हैं। इलस्ट्रेशन 3 में क्या बोला गया है, सेल्स है 24 लाख रुपीज़ की, 100 पर यूनिट। तो कहना इससे अगर मैं यूनिट्स निकालना चाहूँ तो वो होंगे 24,000। वेरिएबल कॉस्ट 50%, दैट मीन्स 12 लाख रुपीज़ की वेरिएबल कॉस्ट हो गई। फिक्स्ड कॉस्ट 10 लाख से 10 लाख रुपीज़ की इसने बोरिंग करी है एट दैट 10% पर एनम। तो कहने से मैं इससे इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल मुझे गिवन है 10 लाख रुपीज़ की है, 100 रुपीज़ के शेयर्स हैं। तो कहने से यहाँ पे जो मेरे शेयर्स आएंगे वो आएंगे 10,000। टैक्स रेट भी गिवन है दैट इज़ 50%। पूछा क्या गया है, ऑपरेटिंग लेवरेज निकालिए, फाइनेंशियल निकालिए, कंबाइंड निकालिए, रिटर्न निकालिए और सेल्स अगर 6 लाख से डिक्रीज होती है तो EBIT क्या होगा। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। सेल्स हमें गिवन थी 24 लाख रुपीज़ की, वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन है 12 लाख की, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसमें से अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करूँ दैट इज़ 10 लाख रुपीज़, तो मेरा EBIT आ जाएगा। इंटरेस्ट कॉस्ट मुझे गिवन है 10 लाख की मल्टीप्लाई 10% से करूँगा तो 1 लाख आएगा, वो इंटरेस्ट कॉस्ट हो जाएगी। EBIT आएगा, उसमें से मैं टैक्स माइनस करता हूँ तो अर्निंग आफ्टर टैक्स दैट इज पैट आ जाएगा। और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करता हूँ तो EPS आ जाएगा 5 पर शेयर। ऑपरेटिंग लेवरेज मुझसे बोला गया है, फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। तो मैं कंट्रीब्यूशन को अगर मैं EBIT से डिवाइड करता हूँ, कंट्रीब्यूशन को EBIT से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आएगा 6 टाइम्स ऑपरेटिंग लेवरेज, 6 टाइम्स ऑपरेटिंग लेवरेज। सेकेंड, फाइनेंशियल लेवरेज फॉर्मूला क्या होता है, EBIT डिवाइड बाय EBT, EBIT डिवाइड बाय EBT। तो EBIT गिवन है 2 लाख रुपीज़, EBT हमने निकाल लिया। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो आएगा 2 टाइम्स, कितना आ जाएगा 2 टाइम्स। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा कंबाइंड लेवरेज दैट इज़ 12 टाइम्स। तो इस तरह से स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। और हमसे क्या पूछा था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है पैट डिवाइड बाय इक्विटी। कितना हमने कमाया आफ्टर टैक्स, कितना हमने कमाया आफ्टर टैक्स, उसको इक्विटी से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो आफ्टर टैक्स हमने कितना कमाया है, हमने बेसिकली कमाया 50,000। तो अगर मैं 50,000 को इक्विटी से डिवाइड करता हूँ जो कि हमारे केस में है 10 लाख रुपीज़ की,
तो ये बनेगा कुछ 5%। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर हमारा सही है क्या। हाँ जी, तो ये बनेगा कुछ 5%। लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमसे क्या बोला गया था। लास्ट पार्ट में बेसिकली बोला गया है अगर जो सेल्स है वो 6 लाख रुपीज़ से इंक्रीज हो जाती है तो न्यू EBIT क्या रहेगा। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले इलस्ट्रेशन में भी देखा था, ऑपरेटिंग लेवरेज का एक हमारा फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो सेल्स अगर मेरी 6 लाख से इंक्रीज हो जाती है तो मुझे बताना है न्यू EBIT क्या रहेगा। एक बार इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे करंट सेल्स कितनी है हमारी। करंट सेल्स है 24 लाख रुपीज़ की। रिवाइज्ड सेल्स लिख लेते हैं, जो इंक्रीज होने के बाद होगी वो 6 लाख से इंक्रीज हो जाएगी, तो कहने से वो बन जाएगी 30 लाख रुपीज़ की। मैं परसेंटेज चेंज निकाल लेता हूँ। परसेंटेज चेंज कितना बन जाएगा सेल्स में, 25%। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं दोबारा। जितनी बार भी फॉर्मूला हम रिपीट करेंगे लिखेंगे हमारे माइंड में बैठेगा, हमें याद रहेगा। तो परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ऑपरेटिंग लेवरेज हमने निकाला कितना आया था, 6 टाइम्स। 6 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन EBIT हमें निकालना है तो उसको एक्स अज्यूम कर लेते हैं। सेल्स हमने निकाले 25%, तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनता है 150%। दैट मीन्स कि अगर सेल्स मेरी 6 लाख रुपीज़ से इंक्रीज़ होगी तो जो EBIT है वो 150% से इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी मेरा करंट EBIT कितना है, करंट EBIT मेरा 2 लाख रुपीज़। तो अगर मैं 2 लाख रुपीज़ में 150% ऐड करता हूँ, अगर मैं 2 लाख रुपीज़ में 150% ऐड करता हूँ तो ये बनेगा कुछ 5 लाख रुपीज़ एंड इट विल बी माई न्यू EBIT। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है। 5 लाख रुपीज़। इसी के साथ इसका लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। तो इलस्ट्रेशन 1 हो गई हमारी, इलस्ट्रेशन 2 हो गई, इलस्ट्रेशन 3 भी हो गई। आगे चलते हैं। हाँ जी, तो लास्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 4। एक बार इलस्ट्रेशन को भी देख लेते हैं। इस इलस्ट्रेशन में हमें इक्विटी शेयर कैपिटल की डिटेल्स गिवन है, बॉन्ड गिवन है, इंस्ट्रूमेंटस निकालेंगे, सेलिंग प्राइस गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, फाइनेंशियल लेवरेज गिवन है, PV रेशियो गिवन है, इनकम टैक्स रेट गिवन है। हमसे बोला गया कि ऑपरेटिंग लेवरेज निकालिए, कंबाइंड निकालिए और अर्निंग पर शेयर निकालिए। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि जब भी कभी आपको इस तरह से क्वेश्चन गिवन हो तो सबसे पहले आपने क्या बनाना है, इनकम स्टेटमेंट। तो एक बार वो बना लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले आएगी सेल्स हमें गिवन है 84 लैक्स, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन है, आंसर इज यस। PV रेशियो हमें गिवन है, PV रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। तो कहने से अगर मैं सेल्स की मल्टीप्लाई PV रेशियो से करता हूँ तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई PV रेशियो से करता हूँ जो कि हमारे केस में है 27.55%, तो कहने से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 23.142 लैक्स। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट हमें गिवन है 6,96,000, ये माइनस कर देते हैं तो 16,182 हमारी बन जाती है EBIT में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। अब इस क्वेश्चन में एक
हिडन एडजस्टमेंट है। वो हिडन एडजस्टमेंट क्या है, आप इसको देखेंगे तो यहाँ से आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 37 लाख के मल्टीप्लाई 20% से करूँगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। एक बार निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड 37 लाख, उसकी मल्टीप्लाई 12% से करते हैं। 37 इंटू 12%, तो 4,44,000 का इंटरेस्ट बनता है। 4,44,000 का इंटरेस्ट बनता है। सेकंड चीज़ इसमें गिवन है वो है फाइनेंशियल लेवरेज। अब फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, हम सबको पता है फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइड बाय EBT, जिसको हम EBIT माइनस इंटरेस्ट करके भी लिख सकते हैं। तो कहने से यहाँ से मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ, बिकॉज मुझे EBIT पता है, मुझे फाइनेंशियल लेवरेज पता है, तो मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। एक बार निकाल लेते हैं। फाइनेंशियल लेवरेज कितना है 1.49, 1.49। EBIT कितना है अभी हमने निकाला था, EBIT अभी हमने कंप्यूट करा है 16.182। 16.182 डिवाइड बाय 16.182 माइनस इंटरेस्ट को एक्स अज्यूम कर लेते हैं। एक बार उसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.49 इंटू 16.182, ये बनेगा 24.11 माइनस 1.49x 16.182। तो जो इंटरेस्ट आता है वो आता है अप्रोक्स 5.32। तो ये जो होगा ये टोटल इंटरेस्ट होगा। हमने जो इंटरेस्ट निकाला था 4.44, ये था इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड। तो इसका मतलब इसमें एक सेकंड कंपोनेंट भी है जो कि बनेगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो 5.32 में से अगर मैं 4.44 माइनस करता हूँ तो 0.88 ये इंटरेस्ट हमारा बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। ये इसमें हिडन एडजस्टमेंट थी। अक्सर इसमें स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, तो इसमें आपने खास ध्यान देना है कि इस जब भी कभी क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट के एक हिंट गिवन है, साथ ही साथ फाइनेंशियल लेवरेज भी गिवन है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक हिडन एडजस्टमेंट होगी इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, तो आपने ध्यान देके चलना है। तो हमने इंटरेस्ट निकाल लिया, माइनस कर लेते हैं 16.182, तो 10.862 हमारा बनता है EBT। इसमें से टैक्स माइनस करेंगे जो कि है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 40%, यस 40%। तो ये टैक्स माइनस करेंगे 40%, 4.345 बन जाता है 6.5172। ये बन जाता है हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स। एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं हमसे क्या क्या पूछा गया था। ऑपरेटिंग लेवरेज, तो ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल सकते हैं हम। फॉर्मूला होता है हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज का कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, इन दोनों को डिवाइड करेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा। निकाल लेते हैं 23.142 डिवाइड बाय 16.182, तो कुछ बनेगा वो 1.43। सेकेंड हमसे बोलेगा कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है इसका कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT। तो निकाल लेते हैं एक बार। ट्वेंटी थ्री पॉइंट 142 डिवाइड बाय 10.862, तो ये बनेगा 2.13। अर्निंग पर शेयर हमसे पूछा गया है। अर्निंग आफ्टर टैक्स हमने निकाल लिया। इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे जो कि आई थिंक क्वेश्चन में गिवन नहीं है। यस, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लेते हैं जो कि होगा कुछ 5 लाख। उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर्स जो कि होगा 5 लाख, तो ये बन जाएगा हमारा 6.5172 डिवाइड बाई 5 लाख। EPS हमारा बनेगा 1.303। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं ऐसे एक सॉल्यूशन से।
ऑपरेटिंग लेवरेज 1.43, हमारा कितना आया था 1.43। कंबाइंड लेवरेज 2.13, हमारा कितना आया था 2.13। EPS 1.30, EPS 1.30। इस क्वेश्चन में बोला गया था कि आपने जो भी सॉल्यूशन करना है वो सिर्फ 2 डेसिमल तक करना है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी कभी एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे बोलेगा आपको 2 डेसिमल तक करना है, 3 डेसिमल तक करना है, तो जितने डेसिमल तक बोलेगा उतने तक का भी आपको सॉल्व करना है, अदरवाइज़ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन ही सॉल्व करते हैं। एक लास्ट इलस्ट्रेशन हो जाती है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। इसको और देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 5 क्या बोलती है? ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, 2 कंपनियाँ हमारे पास, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, ऑपरेटिंग लेवरेज गिवन है, फाइनेंशियल लेवरेज और टैक्स है। सबसे पहले EBIT निकालना है, सेल्स निकालनी है, फिक्स्ड कॉस्ट, एंड देन आइडेंटिफाई करना है कौन सी कंपनी बेटर है बेस्ड ऑन लेवरेजेस। ठीक है, EBIT निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है EBIT निकालने का? ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। EBIT मुझे निकालना, तो कहने से आई नीड कॉन्ट्रीब्यूशन, सो डू आई हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन? आई थिंक नो। फाइनेंशियल लेवरेज की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? EBIT डिवाइड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट। तो डू आई हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरेस्ट? आंसर इज यस। मेरे पास फाइनेंशियल लेवरेज है, तो कहने से मैं EBIT निकाल सकता हूँ। यहाँ पर भी इसी तरीके से करा गया है, EBIT डिवाइड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट। EBIT है, EBIT हमें निकालना है, तो उसको अज्यूम कर लेते हैं x। इंटरेस्ट हमें 20,000 था, फाइनेंशियल लेवरेज 3, तो इस तरीके से EBIT निकाल लेंगे। सेकंड, सेल्स निकालनी है। सेल्स का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लेवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। हमारे पास ऑपरेटिंग लेवरेज है, EBIT है, कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं 1,50,000। इस क्वेश्चन में हमें वेरिएबल कॉस्ट रेशियो गिवन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सेल्स की अगर मैं 60% से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो वेरिएबल कॉस्ट आती है। तो अगर सेल्स 100% है, वेरिएबल कॉस्ट 60% है, तो क्या इससे कंट्रीब्यूशन 40% होगा। तो इस क्वेश्चन में जो कंट्रीब्यूशन निकला है 1,50,000, ये 40% होगा, डिवाइड करेंगे तो सेल्स आ जाएगी। लास्ट, फिक्स्ड कॉस्ट बोली हमसे निकालने के लिए, सो वी हैव इंफॉर्मेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, वी हैव इंफॉर्मेशन ऑफ EBIT, दोनों को माइनस करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। सेम विथ कंपनी बी। ये करने के बाद बेस्ड ऑन लेवरेजेस हम कंक्लूजन दे देंगे कि कौन सी कंपनी बेटर है। आज से इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।